हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 6 उत्तक के तीसरे भाग में हार्दिक स्वागत है। इसके प्रथम भाग में हमने उत्तक और उत्तक के प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। दूसरे पार्ट में हमने जीवों में पोषण और आज तीसरे पार्ट में हम जीवों में श्वसन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 इस चैप्टर की नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक जरूर करें, कमेंट करें और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर श्वसन होता क्या है, ये प्रक्रिया होती क्या है। तो हम सब जानते हैं कि जब मानव पोषण की प्रक्रिया के जरिए क्या ग्रहण करता है, भोज्य सामग्री या खाद्य सामग्री को ग्रहण करता है, तो उन खाद्य सामग्री का उपयोग कहाँ होता है? कोशिकाओं में होता है। यानी जब मानव पोषण की प्रक्रिया के जरिए भोजन या खाद्य सामग्री का क्या करता है? उपयोग करता है, उनको ग्रहण करता है, तो उनका शरीर के अंदर जो उपयोग है वो कहाँ होता है? कोशिकाओं में। और उनसे हमें क्या प्राप्त होती है? उनसे हमें शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रक्रम होते हैं उन प्रक्रमों के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उन भोजन से कोशिकाओं में क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण कोशिकाएं अपना कार्य सही ढंग से कर पाती है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्योंकि श्वसन में हम कौन सी गैस ग्रहण करेंगे? ऑक्सीजन। तो कोशिकाओं में उस ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे श्वसन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। यानी साधारण शब्दों में कहे तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति से जो भोज्य पदार्थों का विघटन होता है, जो भोज्य पदार्थों का खंडन होता है, उस खंडन के परिणाम स्वरूप क्या मुक्त होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। देखिए दूसरे शब्दों में हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो उस ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन का कोशिकाओं में क्या होता है? विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है श्वसन। तो उम्मीद करता हूं आपको श्वसन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं श्वसन के सामान्य प्रकार की। तो जीवों में श्वसन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। देखो जैसा नाम से पता चल रहा है, वायवीय यानी कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। जबकि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अब वायवीय श्वसन में होता क्या है? तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन, यानी ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा के रूप में पूरा क्या होता है? विखंडित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, ये क्या होती है? ये मुक्त होती है। उपचयन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन में कमी और ऑक्सीजन में वृद्धि। तो यहाँ पर ग्लूकोज का क्या होता है? पूर्ण उपचयन होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। वही अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण उपचयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इन दोनों में देखो फर्क है।
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और केवल ऊर्जा मुक्त होती है, लेकिन यहाँ पर एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। फिर बात करें वायवीय श्वसन की, तो यह कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। वही बात करें अवायवीय श्वसन की, तो यह प्रक्रिया केवल कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फिर वायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। लगभग 36 ATP। ATP ऊर्जा की एक इकाई है या ऊर्जा का एक माप है, ठीक है। वही अवायवीय श्वसन में क्या होता है, कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 2 ATP, जो कि बहुत ही कम है। अगर हम वायवीय श्वसन की बात करें तो इसका उदाहरण है मानव, यानी मानव में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। वही बात करें यीस्ट या कवक की, तो कवक में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बताया गया है विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया के जरिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो उस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में होता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन अणु वाला एक यौगिक है जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है। ग्लूकोज का निर्माण किससे होता है, तो जो हम भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनसे किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का। तो हम श्वसन में जो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग सर्वप्रथम ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में क्या होता है, विखंडन, और जिसके कारण नए पदार्थ का निर्माण होता है जिसका नाम है पायरूवेट। क्या नाम है, पायरूवेट। देखो यहाँ पर ग्लूकोज में 6 कार्बन अणु है, जबकि पायरूवेट 3 कार्बन अणु युक्त यौगिक है, ठीक है। तो ग्लूकोज के विखंडन से किसका निर्माण होता है, पायरूवेट का। अब पायरूवेट का शरीर के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीकों से विखंडन हो सकता है। जैसे हम बात करें पायरूवेट का यीस्ट में या कवक में विखंडन, तो पायरूवेट का यीस्ट में जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी यीस्ट में कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो पायरूवेट का विखंडन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो जब यीस्ट में ग्लूकोज के पायरूवेट का विखंडन होता है तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनती है, ऊर्जा बनती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें हमारी पेशीय कोशिकाओं में, तो पेशीय कोशिकाओं में पायरूवेट का जो विखंडन होता है वो ऑक्सीजन के अभाव में होता है, यानी ऑक्सीजन उपस्थित तो होती है लेकिन कम मात्रा में उपस्थित होती है। तो ऐसी स्थिति में पायरूवेट का जो विखंडन है वो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में होता है। किसके रूप में, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में होता है। फिर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में विखंडन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट का जो विखंडन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस डायग्राम की मदद से हमने ये समझा कि जब जो ऑक्सीजन हम श्वसन की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है, और ग्लूकोज का विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में विखंडन के परिणाम स्वरूप पायरूवेट का निर्माण होता है, और उस पायरूवेट का अलग अलग स्थितियों में क्या होता है, विखंडन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कहाँ होता है, यीस्ट में, जिसके परिणाम स्वरूप एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ऑक्सीजन के अभाव वाला क्षेत्र में कहाँ होता है, हमारे पेशीय कोशिकाओं में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट का जो विखंडन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया हुआ है कि जो कोशिकीय श्वसन द्वारा
जो एटीपी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो तत्काल ही एटीपी ऊर्जा का या एटीपी अणु का जो संश्लेषण हो रहा है, वो क्या करती है, वो एटीपी ऊर्जा कोशिकाओं की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। यानी कि श्वसन के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उस ऊर्जा को कहा जाता है एटीपी ऊर्जा। क्या कहा जाता है? एटीपी ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के अंदर जो अन्य क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं के लिए यह एटीपी ऊर्जा ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा है, यानी ऊर्जा का एक रूप है जिसके जरिए कोशिकाओं में विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा मोचित होती है। जब एटीपी अणु का विखंडन होता है तो उससे एक निश्चित मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जो कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का क्या करती है? परिचालन करती है। यानी उस ऊर्जा का उपयोग कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है। कोशिका में एटीपी ऊर्जा का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन के संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संसरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। यानी कि एटीपी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने और फैलने, प्रोटीन के संश्लेषण में और तंत्रिका आवेग का संसरण। तंत्रिका आवेग का संसरण का मतलब है कि शरीर के अंदर संदेशों या सूचनाओं को एक भागों से दूसरे भागों में पहुंचाने में इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं श्वसन प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ते हैं पादपों में श्वसन कि आखिर पादपों या पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा करते हैं? रंध्र के द्वारा करते हैं। और रंध्र क्या होते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। तो पौधे गैसों का वायुमंडल से आदान प्रदान इन रंध्रों के माध्यम से करते हैं। और अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब है दो कोशिकाओं के बीच का रिक्त स्थान। यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है। यानी कि जिन दो कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाएगा, इसका मतलब है उस अंतरकोशिकीय स्थान में क्या भरी जाएगी? वायु भरेगी। तो उससे ये पता चलेगा कि ये कोशिकाएं वायु के संपर्क में है अथवा नहीं है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब विसरण क्या है? तो विसरण एक प्रक्रिया है जिसके जरिए उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का परिवहन होता है। विसरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का क्या होता है? परिवहन होता है। और विसरण प्रक्रिया के जरिए ठोस, द्रव और गैस तीनों ही प्रकार के पदार्थों का परिवहन हो सकता है। आगे बात करें, ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों जब इन दोनों का पेड़ पौधों में परिवहन होता है तो ये कोशिकाओं में भी जा सकती है या उससे दूर बाहर वायुमंडल में भी जा सकती है। अब विसरण की जो दिशा है वो विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं और पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करती है कि विसरण के जरिए पदार्थों का परिवहन कौन से भाग से कौन से भाग की ओर होगा। ये किस पर निर्भर करता है? पर्यावरणीय अवस्था पर और पौधे की आवश्यकता पर निर्भर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 और ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कोशिकाओं के अंदर भी हो सकता है और कोशिकाओं से बाहर की तरफ भी हो सकता है। जब रात्रि में कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। यानी हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो केवल सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। तो जब रात्रि में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की कोई क्रिया नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में पेड़ पौधों से केवल कार्बन डाइऑक्साइड का ही आदान प्रदान होता है।
दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, प्रयुक्त हो जाती है। दिन के जब पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो उस बाहर निकली कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग वो फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के लिए करते हैं। अतः ऐसी स्थिति में उनसे कोई भी CO2 बाहर नहीं निकलती और इस समय केवल ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना होती है। ठीक है, तो पेड़ पौधों में रात्रि के समय मुख्यतः CO2 का आदान प्रदान होता है और दिन के समय मुख्यतः ऑक्सीजन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो उम्मीद करता हूं पादपों में श्वसन की प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं हम जलीय जीवों में श्वसन कि आखिर वे जीव जो जल के अंदर रहते हैं वो श्वसन प्रक्रिया कैसे करते हैं। तो जो जीव जल में रहते हैं वो जल में घुली हुई या विलय ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। जो जीव जल के अंदर रहते हैं वो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है जबकि जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम है। इसीलिए जो जलीय जीव होते हैं उन जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है वो श्वसन दर जो स्थलीय जीव है जो भूमि पर रहते हैं उन जीवों की अपेक्षा क्या होती है, द्रुत यानी कि तीव्र होती है या अधिक होती है। ठीक है, जैसे बात करें हम मछली की तो मछली जलीय जीव है और वो अपने मुख के द्वारा क्या लेती है, जल लेती है और बलपूर्वक इसे कहाँ पहुंचाती है, क्लोम तक पहुंचाती है। ठीक है, जहां पर क्या होता है उस क्लोम में जो ऑक्सीजन में जो विलय ऑक्सीजन है वो विलय ऑक्सीजन किसके द्वारा ले ली जाती है, रुधिर के द्वारा ले ली जाती है। मछली के अंदर मुंह के द्वारा जब वो जल ग्रहण करती है तो उसे वो अपने शरीर के बल पूर्वक द्वारा यानी बल लगा के उसे कहाँ पहुंचाती है, क्लोम एक अंग है मछली के अंदर, उस अंग तक पहुंचाती है। जहां पर होता क्या है कि उस जो जल के अंदर जो घुले ऑक्सीजन थी, जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दी जाती है। आगे बात करते हैं हम स्थलीय जीवों में श्वसन कि वे जीव जंतु जो स्थल यानी भूमि पर रहते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यानी जो जीव धरती पर रहते हैं वो जीव अपने श्वसन के लिए वायुमंडल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब विभिन्न जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। मतलब धरती पर रहने वाले अलग अलग जीवों में श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। उन अलग अलग अंगों के माध्यम से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को क्या करती है, बढ़ाती है। इन सभी अंगों में एक विशेष रचना होती है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करने हेतु उस अंग के क्षेत्रफल को बढ़ाती है। यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने के दौरान उस अंग के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। जैसे मानव की बात करें तो जब मानव श्वसन के जरिए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तो फेफड़े एक बार फैलते हैं और एक बार क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। यानी उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है। जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है और वो अंग जो श्वसन के लिए जिम्मेदार होते हैं वो ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं। जैसे हम नाक के जरिए या मुख के जरिए श्वसन ग्रहण करते हैं तो ये दोनों अंग हमारे सीधे वायुमंडल के संपर्क में हैं। तो इन दोनों अंगों की मदद से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये फेफड़ों तक पहुंचती है। तो उम्मीद करता हूं ये जीवों में श्वसन प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे हम शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र। तो आपके सामने मानव श्वसन तंत्र का एक नामांकित चित्र दिया हुआ है। देखिए इसके भाग कौन कौन से हैं। जैसे नासाद्वार, जो कि नाक के अंदर जो आपको दो छिद्र नुमा संरचना दिख रही है वो नासाद्वार है जहां से हम वायु ग्रहण करते हैं। फिर देखो ये मुख गुहा है, यानी हमारा जो प्रथम श्वसन अंग है वो है नाक,
लेकिन जब कभी कभार नाक काम करना बंद कर देते हैं तो हम उस स्थिति में मुख से भी श्वास ग्रहण करते हैं। फिर अगला अंग है ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली। फिर श्वास नली में ये छल्ले नुमा जो संरचना है, उन छल्ले नुमा संरचना को उपास्थि वलय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि वलय कहते हैं। फिर ये श्वास नली आगे जाकर किसमें बढ़ती है? सबसनी में। सबसनियां आगे जाकर सबसनिकाओं में बढ़ती है। सबसनिकाएं आगे जाके कुपिकाओं में बढ़ती है और कुपिकाओं के अंदर छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं जिन्हें कुपिका कोश कहते हैं। ठीक है। फिर इन सबसनिकाओं, कुपिकाओं, कुपिका कोशों, रक्त ग्रंथियों, इन सब के मिलने से क्या बनते हैं? फुफ्फुस यानी कि फेफड़े बनते हैं। ठीक है। फेफड़ों में क्या होती है? तो फेफड़ों में कई जोड़ी पसलियां होती है। ठीक है। और इन फेफड़ों के जो नीचे वाला भाग है, जो आधार वाला भाग है, ये वाला आधार वाला भाग, ये आधार वाला भाग डायफ्राम या मध्यपट कहलाता है, जिसके फैलने और सिकुड़ने से ही क्या होते हैं? हमारे अंदर श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो ये चित्र आपको अच्छे से थोड़ा दिमाग में रखना है और आपको बनाना आना चाहिए। अब यहाँ पर हम मानव श्वसन तंत्र का उतना ही वर्णन पढ़ेंगे जितना आपकी बुक में दिया हुआ है। हालांकि ये टॉपिक काफी बड़ा है, लेकिन हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है। जब हम कभी अलग से मानव श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा विस्तार में समझेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने अलग से एक चार्ट में भी लिखा है। सबसे पहला अंग है नासाद्वार, फिर ग्रसनी, फिर कंठ, फिर श्वास नली। श्वास नली सबसनियों में बढ़ती है, सबसनियां फिर सबसनिकाओं में बढ़ती है, सबसनिकाओं से मिलकर फेफड़े बनते हैं। फेफड़ों में क्या होती है? कुपिका कोश होते हैं और कुपिका कोशों के जरिए फिर रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से उन ऑक्सीजन का रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में क्या होता है? परिवहन होता है। अब हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा जानते हैं। तो सबसे पहला अंग है, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्णन किया गया है मानव श्वसन क्रिया का। तो मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला है अंतःश्वसन और दूसरा है उच्च श्वसन। क्या है? पहला है अंतःश्वसन और दूसरा है उच्चवसन। इसका मतलब क्या है कि जब हम वायु यानी ऑक्सीजन को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो उसे कहा जाता है अंतःश्वसन, और जब हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ निकालते हैं, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है अंतःश्वसन, और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है उच्च श्वसन। तो अंतःश्वसन में होता क्या है? जो वक्षीय गुहा होती है, जो वक्षीय गुहा होती है यानी फेफड़ों की जो संरचना होती है वो क्या होती है? फैलती है। ठीक है। जबकि उच्च श्वसन में क्या होता है? वक्षीय गुहा जिसका आकार पहले फैला था वो पुनः अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। ठीक है। यहाँ पर वक्षीय गुहा फैलती है और यहाँ पर सिकुड़ती है। यहाँ पर पसलियों में क्या होता है? पसलियों में यहाँ पर सिकुड़न होता है। पसलियों में जो जुड़ी हुई मांसपेशियां है उन मांसपेशियों में क्या होता है? सिकुड़न होता है, वो सिकुड़ती है। जबकि उच्च श्वसन में जो पसलियों में उपस्थित मांसपेशियां है वो क्या हो जाती है? वो शिथिल हो जाती है। क्या हो जाती है? शिथिल, यानी कि अपनी पुरानी अवस्था में वापस लौटने का प्रयास करती है। यहाँ पर जो अंतःश्वसन है इसमें जो वक्ष है, हमारा जो चीना है या छाती है, वो ऊपर और बाहर की ओर क्या करती है? गति करती है। ठीक है। जबकि उच्च श्वसन में जो वक्ष है वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है, यानी अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है। अब जब बात करें अंतःश्वसन की तो गुहा में वायु का दाब क्या हो जाता है? दब कम हो जाता है, यानी हमारी जो वक्ष गुहा है, छीना या छाती है, उस छाती में वायु का दब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जिसके कारण वायु क्या हो जाती है? फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है। वायु का दाब कम हो जाता है जिसके कारण वायु उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर क्या करती है? गमन करती है, और वायुमंडल से ग्रहण की गई वायु हमारे फेफड़ों में भर जाती है, जिसके कारण फेफड़े क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो इस क्रिया को कहते हैं अंतःश्वसन। जबकि उच्च श्वसन में क्या होता है कि गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण
वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर परिवहन करती है, यानी फेफड़ों से वायु बाहर की ओर निकलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, फेफड़ों से बाहर की ओर निकलती है। तो बिल्कुल सरल है। अंतःश्वसन का मतलब है ऑक्सीजन को ग्रहण करना और उच्च श्वसन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, अंतःश्वसन में क्या होगा, इसको आप अपने सोच के भी लिख सकते हो कि आप श्वास को अंदर लेके देखो, तो जब आप अंदर लोगे तो आपकी जो वक्षीय गुहा है, जो छीना वाला भाग है, वो फैल जाएगा। ठीक है, और जो वक्ष है, छीना है, वो बाहर की तरफ आपको गति करते हुए दिखाई देगा कि जैसे बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में वायु क्या होगी, बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करेगी, जिसके कारण फेफड़े क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। जबकि उच्च श्वसन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने के कारण जो फेफड़े हैं वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अंतःश्वसन का मतलब है कि सांस के द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर की ओर ले जाना, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना। और उच्च श्वसन का मतलब है फेफड़ों से वायु या गैसों को क्या करना, बाहर निकालना। उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे एक एक अंग का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नासाद्वार की नाक की। तो मानव में जो श्वसन की प्रक्रिया है उसके लिए जो प्राथमिक अंग है वो कौन है, नाक है। अब नाक क्या काम करता है, तो मनुष्य में जो वायु है वो शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा प्रवेश करती है। यानी नाक के अंदर जो आपको दो छिद्र दिख रहे हैं, जो दो नाल के जैसी जो खाली संरचना दिख रही है, उन्हें कहते हैं नासाद्वार। इन नासाद्वार के माध्यम से वायु क्या करती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती है। अब नाक में होता क्या है, इन नासाद्वारों में छोटे छोटे बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं, ये महीन बाल वायु को क्या करते हैं, निस्पंदित करते हैं। निस्पंदित करने का मतलब है वायु को छानने का काम करते हैं, ताकि वायु में उपस्थित छोटे छोटे धूल गंदगी के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश ना करें। ठीक है, वो कहाँ पर रुक जाते हैं, हमारे नासिका गुहा में क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु जो धूल और दूसरी जो अशुद्धियां है, उन अशुद्धियों से कैसी हो, रहित हो, उनमें वो अशुद्धियां ना हो। इसके अलावा नाक में क्या होता है, श्लेष्मा की एक परत होती है। अब श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा सफेद रंग का एक चिकना पदार्थ होता है, जो क्या करता है, जो इस काम में यानी कि वायु को शुद्ध करने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, ताकि अशुद्ध वायु जिसमें धूल कण या गंदगी मौजूद हो, वो वायु हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश ना करे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है, हम नाक के द्वारा वायु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब कभी कभार जब हमारा नाक कार्य करना बंद कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हम मुख के द्वारा भी वायु को ग्रहण करते हैं। लेकिन मुख के द्वारा जो ग्रहण की गई वायु है, वो नाक के द्वारा ग्रहण की गई वायु की तुलना में ज्यादा शुद्ध नहीं होती, क्योंकि मुख में बाल या श्लेष्मा जैसी कोई भी संरचना नहीं होती है। ठीक है, अतः नाक के द्वारा ग्रहण की गई जो वायु है वो ज्यादा शुद्ध होती है। अब जब हम नाक से वायु को ग्रहण कर लेते हैं, तो वायु कंठ के द्वारा कहाँ प्रवेश करती है, फुफ्फुस में यानी फेफड़ों में प्रवेश करती है। यानी देखो, यहाँ पर नासिका गुहा है, यहां से फिर ग्रसनी वाला भाग आता है, ग्रसनी से आगे क्या आती है, श्वास नली। तो ग्रसनी से होते हुए वायु कहाँ जाती है, कंठ द्वार में, कंठ द्वार से होते हुए ये कहाँ जाती है, श्वास नली में। फिर श्वास नली से ये वायु कहाँ जाती है, ये देखो, श्वास नली से होते हुए ये यहाँ पर जाती है श्वसनी में। यानी जो श्वास नली है वो फेफड़ों में जाके दो भागों में बढ़ती है, जिन्हें क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। और श्वसनी आगे जाके किसमें बढ़ती है, श्वसनिकाओं में। किसमें बढ़ती है, श्वसनिकाओं में। और श्वसनिकाएं अंत में जाके ये जो आपको महीन बालों जैसी संरचनाएं दिख रही है, इन्हें कहते हैं कूपिका। क्या कहते हैं, कूपिका। तो वायु सबसे पहले नाक से ग्रहण होगी, फिर ग्रसनी में जाएगी, ग्रसनी से कंठ द्वार में, कंठ द्वार से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिकाओं में, और श्वसनिकाओं से कूपिकाओं में। और श्वसनी, श्वसनिकाएं, कूपिकाएं, रक्तवाहिनियां,
ये सारे मिल के क्या बनाते हैं, फेफड़े या फुफ्फुस बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से फिर वायु कंठ के द्वारा कहां प्रवेश करती है, फेफड़ों में या फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। अब कंठ में उपापस्थि वलय उपस्थित होते हैं। ये जो आपको छल्ले नुमा संरचना दिखाई दे रही है, इन छल्ले नुमा संरचना को कहते हैं उपास्थि वलय। क्या कहते हैं, उपास्थि वलय। अब इनका काम क्या है, इनका काम है ये इस श्वास नली को हमेशा फैलाए रखने का काम करते हैं। क्या करते हैं, फैलाए रखने का काम करते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ये जो वायु मार्ग है वो वायु मार्ग बंद ना हो। अगर ये श्वास नली सिकुड़ जाएगी या बंद हो जाएगी तो वायु फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो ये उपापस्थि वलय क्या करते हैं, ये श्वास नली को सदैव खुला रखने की कोशिश करते हैं ताकि कभी भी वायु मार्ग क्या न हो, अवरोधित न हो, यानी बंद नहीं हो। तो जब वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है तो फिर होता क्या है कि फुफ्फुस के अंदर जो मार्ग है वो छोटी छोटी नलिकाओं में क्या होता है, विभाजित होता है। मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर श्वास नली है, श्वास नली श्वसनियों में विभाजित होती है, श्वसनियां श्वसनिकाओं में विभाजित होती है, श्वसनिकाएं कुपिकाओं में विभाजित होती है। ठीक है, तो अंत में जो सबसे गुब्बारे नुमा संरचना आपको दिख रही है वो गुब्बारे नुमा जो विभाजन की संरचना है उसे क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि श्वास नली फेफड़ों में जाकर कई अन्य छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित होती है जिन्हें श्वसनी कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं में विभाजित होती है और श्वसनिकाएं किसमें विभाजित होती है, कुपिकाओं में विभाजित होती है। अब होता क्या है कि कुपिका एक सतह उपलब्ध करवाती है। क्या करती है, एक सतह उपलब्ध करवाती है जिससे क्या होता है, जिससे गैसों का विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब कुपिकाओं में क्या होता है, तो कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का यानी रक्त की नलियों का विस्तृत जाल होता है। क्या होता है, विस्तृत जाल होता है। कुपिकाओं के अंदर रुधिर वाहिकाओं का एक विस्तृत जाल होता है जिसके माध्यम से यहां से रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर शरीर के विभिन्न भागों में आवश्यकता अनुसार पहुंचाता रहता है। आया समझ में, बिल्कुल सरल है। आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले हम नासाद्वार या नाक के जरिए वायु को ग्रहण करेंगे। नाक में क्या होता है, महीन बाल और श्लेष्मा होता है जो कि वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं। फिर यहाँ से वायु कहाँ जाती है, ग्रसनी में, ग्रसनी से कंठ में, कंठ से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, फिर श्वसनिकाओं में और फिर कुपिकाओं में। कुपिकाओं में क्या होता है, रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जिसके परिणाम स्वरूप वो रुधिर वाहिकाएं उस फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी जो पसलियां है जो फेफड़ों के अंदर उपस्थित है वो क्या होती है, वो ऊपर उड़ती है जिसके कारण जो डायफ्राम है वो डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। ये देखो यहां पर ये जब हम श्वसन ग्रहण करेंगे तो ये पसलियां क्या होगी, पसलियां फैल जाएगी जिसके कारण ये डायफ्राम क्या हो जाएगा, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। अभी ऐसा है तो ये फिर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा यानी कि फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा तो ये फेफड़े भी क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फेफड़े भी फूल जाएंगे जिसके कारण वायु क्या होगी, अंदर की ओर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है यानी कि फैल जाता है जिसके परिणाम स्वरूप जो वक्ष गुहा है, हमारा जो छीने वाला भाग है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों में क्या हो जाती है, अंदर की ओर सूंच ली जाती है यानी फेफड़ों के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण कर ली जाती है और अंदर की ओर ग्रहण करने के कारण जो कुपिकाएं होती है वो कुपिकाएं वायु से क्या हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो जब कुपिकाएं वायु से भर जाती है तो जो रुधिर है वो शेष शरीर से रुधिर क्या करेगा, बाकी शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शरीर से बाहर निकालने के लिए कहां पर आकर छोड़ता है, कुपिकाओं में आकर छोड़ देता है। ठीक है, रुधिर का काम क्या है,
ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना और शरीर के विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने हेतु फेफड़ों में लाना। तो रुधिर क्या करेगा, जो बाकी शरीर है उस बाकी शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके कहाँ लाके छोड़ेगा, कूपिकाओं में। अब कूपिकाओं से वो क्या करेगा, कूपिकाओं में जो रुधिर वाहिका मौजूद है उन रुधिर वाहिकाओं से वो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे आके छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो फिर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक उन्हें पहुंचाने का कार्य करेगा। कौन, रुधिर या रक्त। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने कूपिकाओं में लाकर छोड़ी है वो कार्बन डाइऑक्साइड उच्च श्वसन की क्रिया में फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार ऑक्सीजन के ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तब फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यानी कि जब ये हमारा श्वसन चक्र चल रहा होता है तो जो फेफड़े हैं वो अपने अंदर एक निश्चित स्थान बनाए रखते हैं ताकि वो उतनी ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। यानी वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक निश्चित आयतन रखते हैं ताकि वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल सके। ठीक है, तो इस प्रकार मानव में ये श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। आगे बात करें, जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला जो विसरण दाब है वो शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कैसा होता है, अपर्याप्त होता है। यानी विसरण दाब में इतनी ताकत नहीं होती कि वो बड़े से बड़े जीव में भी ऑक्सीजन सारे अंगों तक पहुंचा सके। तो उसकी जो दक्षता है यानी जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जैसे हम ही हैं, हमारे शरीर छोटा है तो हमारे द्वारा नाक के द्वारा जो वायु हम ग्रहण कर रहे हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे हम पानी में डूब जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें अधिक श्वसन की आवश्यकता होती है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। या कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग दमे से पीड़ित होते हैं वो आसानी से श्वसन ग्रहण नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए अलग से ऑक्सीजन मशीन लगाया जाता है ताकि वो पर्याप्त ऑक्सीजन ग्रहण कर सके और पर्याप्त दाब दे सके ताकि वो ऑक्सीजन उसके शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच सके। ठीक है, तो फुफ्फुस की वायु से जो श्वसन वर्णक है, शरीर में क्या होते हैं, अलग अलग श्वसन वर्णक होते हैं। तो फुफ्फुस की वायु से ये श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। यानी कि फेफड़ों में क्या होते हैं, अलग अलग श्वसन वर्णक होते हैं। ये क्या करते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। तो मानव में जो श्वसन वर्णक है उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यानी ये ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यह वर्णक कहाँ उपस्थित होता है, तो आरबीसी में लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में कैसी है, जल में अधिक विलेय है, जल में अधिक घुलनशील है, इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। इसी कारण से जो CO2 है उस CO2 का शरीर के अंदर जो परिवहन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, विलेय अवस्था में होता है। तो इस प्रकार हमने जीवों में श्वसन को अच्छे से पढ़ लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम जो चैप्टर शेष रह रहा है उस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।